नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आरक्षण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक है। फैसला आते ही इस पर सियासी बयानों की बौछार शुरू हो गई। विपक्ष ने सीधे तौर पर कहा कि मामले में सरकार ने अपना पक्ष ढंग से नहीं रखा, जबकि कांग्रेस कहती है कि जो फैसला आया है वो पिछली सरकार की नाकामी है, भाजपा की नीयत ही इसमें ठीक नहीं थी। दरअसल 2012 में भाजपा सरकार का फैसला था, जिसके मुताबिक सभी वर्गों को आरक्षण में जो संशोधन हुए, इसके बाद कुल आरक्षण 58% हो गया, जिसे चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने रद्द कर दिया। दोनों पक्षों के इस पर तर्क सुनेंगे, इस पर बहस भी करेंगे एक रिपोर्ट के बाद। और इस विषय पर आज हमसे बातचीत करने के लिए इस मंच पर जुड़े दो बड़े कद्दावर, सुलझे हुए और बेहद अनुभवी नेता। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदे जी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनप्रतिनिधि महोदय, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और इस समस्या को बहुत लंबे समय से बारीकी से समझने वाले। आप दोनों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है। आप दोनों से चर्चा करेंगे। पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साल 2012 में तत्कालीन भाजपा सरकार के आरक्षण संशोधन नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने इसे आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना। इस बाबत पंकज साहू समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला आते ही इस पर वार पलटवार भी शुरू हो गया। मौजूदा फैसले को कांग्रेस ने पिछली भाजपा सरकार की अकर्मण्यता करार दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोग आरक्षण के लिए हेड काउंट कर रहे हैं, जिसके आंकड़ों को कोर्ट में पेश करेंगे। हमारी टीम इसकी तैयारी में जुटी है। 50% के आरक्षण है उसको बढ़ा के 58% किया था और किसी ने चैलेंज किया था। आज फैसला आया है और अभी हम लोग जो आरक्षण किए हैं उसके हेड काउंट कर रहे हैं और उसको फिर हाई कोर्ट में रखेंगे। जो हम लोग बढ़ाए हैं उसके तैयारी हमारी चल रही है। वहीं इस मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि आरक्षण पर बीजेपी की सोच स्पष्ट रही है। आज का फैसला वर्तमान सरकार की कमजोरी दिखाता है। सरकार ने इस मुद्दे पर ढंग से पक्ष नहीं रखा। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर पलटवार भी किया है। आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। रमन सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण आज 58% आरक्षण का फैसला रद्द हुआ है। उस समय ही राज्य सरकार की यह जवाबदारी थी कि वह अदालत के समक्ष इस बात को प्रस्तुत करती कि किन विशेष परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया था। दरअसल साल 2012 में राज्य सरकार ने सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल इंजीनियरिंग समेत विभिन्न कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आरक्षण नियम में संशोधन करते हुए एससी यानी अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 4% घटाते हुए 16 से 12% किया, जबकि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32% किया था। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% पर बरकरार रखा गया था। इसी के साथ कुल आरक्षण 58% हो गया था, जिसे चुनौती देते हुए अलग अलग 21 याचिकाएं दायर की गयी। कुल मिलाकर आरक्षण पर आए मौजूदा फैसले के बाद इसके लिए जिम्मेदार कौन, इस पर बहस का नया मोर्चा खुल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक बड़ा सवाल है जो आम जनता के सामने। आखिरकार एक तो यह आरक्षण फंस गया, पहली बात, लाभ इसका नहीं मिल पा रहा अपेक्षित। बीजेपी भी जो चाहती थी वो पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी भी जो वर्गों को लाभ देना चाहती वो भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा, यानी आरक्षण फंसा हुआ, पहली चीज। दूसरा, इसका जिम्मेदार कौन, इस पे एक दूसरे के पाले में गेंद डाली जा रही है, लेकिन क्या आप अब भी आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं? तीसरी बात, इसका असल लाभ लोगों को मिलेगा कब? क्योंकि इस डिबेट में पढ़ने से, इस बहस में पढ़ने से जिम्मेदार कौन कहीं ज्यादा मतलब लोगों को है कि उनको लाभ मिले। दोनों पक्षों के दो बड़े सुलझे हुए और अपना अनुभव रखने वाले नेता हैं। सुरेंद्र शर्मा जी से आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र जी, मौजूदा सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि मौजूदा सरकार का फेलुअर है, कोई तैयारी नहीं थी, ढंग से पक्ष नहीं रखा। देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी ने जब इस आरक्षण को बढ़ाया तो उसके बाद जब याचिका दायर हुई तो तत्कालीन सरकार को जो एक सही ढंग से, जिस ढंग से प्ली रखना चाहिए था और जिस वजह से आरक्षण में वृद्धि की गई थी, उसके तमाम आंकड़े प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक तैयारी नहीं की।
सभी को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट या भारतीय संविधान जो है 50% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं देती, मगर कई राज्यों में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया भी गया है और अलग अलग कारणों से, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य कोई सुविधा बढ़ाना हो, वहां की जनजाति लोगों की संख्या, वहां के अनुसूचित जाति की संख्या या वहां पर पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या को इनको ध्यान में रखते हुए आरक्षण में कई राज्यों में इसमें फेरबदल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए 58% का आरक्षण कर दिया, किंतु हाई कोर्ट के सामने जब याचिका दायर की गई तो उसके पूर्व जो है पूरी तैयारी नहीं थी। तथ्यात्मक जो जानकारी थी उस जानकारी का अभाव होने की वजह से आज इस आरक्षण के बिल को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है। दरअसल में बात यह है कि किसी भी चीज के पीछे उसकी नीयत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को घटाया, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाया, जहां पिछड़ा वर्ग की इतनी ज्यादा बहुतायत संख्या है और जहां वो 27% कम से कम आरक्षण की उम्मीद करते हैं, वहां पर आरक्षण के उन्होंने 14% रखा और उसमें भी सरकार जो है, न्यायालय में ये प्रस्तुत करने में असफल रही कि वास्तविक में उन्होंने किस आधार पर इस आरक्षण को बढ़ाने या घटाने का काम किया है। अगर सक्षमता पूर्वक पहले से ही इस बिल को पास करने के पहले, आरक्षण को लागू करने के पहले ही अगर इसकी पूरी तैयारी क्षेत्रवार, समाज की संख्या, जातियों की संख्या, उनकी आर्थिक स्थिति, इन सारी चीजों के संदर्भ में अगर पूरी तथ्यात्मक दृष्टि से अगर इस बिल को लागू किया जाता तो मेरा मानना यह है कि आज ये बिल जो है असफल नहीं होता। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, आज हमारी सरकार है तो हमारे ऊपर दोषारोपण जरूर कर रही है, मगर वास्तविक में इस आरक्षण को लागू करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की चूंकि नियत सही नहीं थी, इसलिए इसका परिणाम सही नहीं था। ठीक है, तीनों बिंदुओं का सिलसिलेवार जवाब बांधी जी आप दीजिएगा। पहली बात जो यहाँ कांग्रेस पार्टी कह रही कि ये चूंकि 2012 आपकी सरकार का निर्णय था, लेकिन आपको भी पता था वो नियम, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इसके बावजूद वो आंकड़े या अपना पक्ष ढंग से तैयार करके क्यों ये आगे जा रहा है, इसके बारे में तथ्य ढंग से नहीं रख पाए, पहली बात। दूसरा, नियत साफ नहीं थी और ओबीसी इसकी अनदेखी करने की एक मंशा इसमें दिखाई दी। तीनों का उत्तर दीजिए। पुनीत भाई, सुरेंद्र शर्मा जी के इस बयान पर मुझे बड़ा सोचनीय विषय है कि इतने बड़े विद्वान किस तरीके से बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं पुनीत भाई कि जो एक आरक्षण है ये एक सामाजिक रूप से बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है इस पर। और इस पर मुद्दा लेकर के जब हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया उस समय हमारी, और जब हम मध्य प्रदेश में थे तब हमारी जाति संरचना और समाज की आरक्षण की आवश्यकता अलग थी। जब हम छत्तीसगढ़ राज्य से हम निकले तब हमारी जाति संरचना और उसकी जनसंख्या पर अलग थी और उसकी आवश्यकता अलग थी। हमने सामाजिक दृष्टि से डॉक्टर रमन सिंह ने जो बड़ी एक बहुत ही सहृदयता सा काम किया, जिनको उन्होंने छत्तीसगढ़ की सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के निर्णय लिया गया, जिसको सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। लेकिन उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह ने एक स्पष्टता के साथ उन्होंने अपना स्टैंड लिया जो 58% के आरक्षण हैं, जो सामाजिक आवश्यकताओं को और संविधानिक तरीके से बातचीत करते हुए दोनों को बैलेंस करके ये बातचीत को रखा गया। अब इसमें एक राजनीतिक तथ्य आता है कि भारतीय जनता पार्टी में राजनीति किया, क्योंकि राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी में थी और उन्हें समाज के हित में उनकी ज़रूरतों को लेकर के ध्यान दे करके किए। अब विभिन्न प्रकार के जो याचिकाकर्ता हैं, इस जो 58% आरक्षण को उन्होंने 2012 में जो याचिका दायर किया, जिसकी सुनवाई चलते चलते आज उनका माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आज निर्णय आया। अब इस उच्च न्यायालय के निर्णय में आया है तो जब 2012 से चल रहा था, इतना संवेदनशील मामला है, सामाजिक मामला है, एक सेंसिटिव मामला है, तो ये वकील क्यों नहीं लगाए? एक बड़े बड़े वकील लगाना चाहिए था। और वहीं पर इनकी नीयत दिखती है कांग्रेसियों का कि इस संवेदनशील मामले में इनकी कोई रुचि नहीं थी।
उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया और नहीं इन लोगों ने बड़ी किसी तरीके से काम किया जिसमें इनकी सरकार की विफलता है। जब एक ठो उदाहरण आया कि नान घोटाले में कि एक से एक वकील लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े वकीलों को लगाने के बजाय इन्होंने जिस तरीके से वकील रखा है बड़ा आश्चर्यजनक है। मांधी साहब, इन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, इसी बात को प्रमाणित है। एक सीधा इन्होंने किसी भी एक सीधा सवाल है, 2012 से 2018 6 वर्ष तक आप लोग तब भी सत्ता में थे। क्या शुरुआती दौर में 50 से एक्सीरो के 58 तक जाने पर वो बड़े वकील, वरिष्ठ वकील, वो सारे तथ्य, वो होमवर्क, वो तैयारी कोर्ट तक पहुंची थी आपके मुताबिक? देखो पुनीत भाई, आपको हमने 2012 से सरकार के मुद्दे रहे, याचिका लगी और इस पर हाई कोर्ट का चलता रहा। जब उसके बाद से 2018 के बाद से माननीय भूपेश बघेल जाए तो इन्हीं तो उसकी गंभीरता दिखती है कि हमने जो बातचीत दृढ़ता से किया, जो तथ्य किया, जो आंकड़े दिया, वो सब स्पष्ट है। उनको भी तो अच्छे से वकील लगाना चाहिए था, इनको भी राज्य सरकार के आंकड़े को प्रस्तुत करना चाहिए था। लगे थे इन लोगों ने शुरुआत में गंभीरता से लिया ही नहीं, चीजें बाद में पेश करने से पहले आपकी तैयारी से एक मायने रखता है। पहली 2018 के बाद ओबीसी वर्ग को लेकर एक आरोप लगाया था, उसका भी उत्तर आप जरूर दें, है ना? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि जिन आंकड़ों और दस्तावेज को हम पेश किए थे और लगता है कि वो आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं, तो राज्य सरकार इस सामाजिक संवेदनशीलता मामले के लिए आंकड़े भी तो प्रस्तुत कर सकते थे ना, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ये जो है इनके पक्ष में निर्णय हो। क्या बीजेपी के संज्ञान में ऐसी कोई बात है कि आपने कोई वकील या पैनल लगाया हो जिसको कांग्रेस ने कंटिन्यू नहीं किया, बाद में या हटा दिया, या उतने वरिष्ठ वकील वैसे नहीं लगाए? ऐसी कोई जानकारी तो आप रखें जनता के सामने। बिल्कुल पुनीत भाई, जो आपने देखा कि एक उदाहरण मैंने बताया कि नान घोटाले में एक से एक वकील सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, मैं उसकी सूची आपको दे दूंगा, ठीक है? अब दूसरी बात है, जब मामला इतना गंभीर है, यहाँ पे कई समाजों को आपने भी चुनाव में अनुसूचित जनजाति के सतनामी समाज को हम 16%, हमारी सरकार आएगी तो 16% का आरक्षण देंगे, यह घोषणा भी करके आए थे आपने, वह भी अभी नहीं किया। और नहीं सामान्य वर्गों को, जो गरीब लोग हैं, उनके भी 10% आरक्षण की जो बात, आपकी बात का मैं उत्तर लेता हूं सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र जी, दो बातें मांधी साहब बार बार कह रहे हैं, आपने बड़े वकील नहीं लगाए, गंभीर नहीं थे, रुचि नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है पाटिल कि मैंने जैसा कहा, ये मेरा आरोप नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने आंगन उठाने में राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2013 में चुनाव था, 2012 में 58% आरक्षण लागू कर दिया ताकि लोगों को बताया जा सके। अब सीधी बात यह है, जब 2012 से 2018 तक तो आपकी सरकार थी, आपके पास सारे आंकड़े थे, आपके पास सारी जानकारी थी। 2011 में जनगणना हुई थी, आपके पास अच्छे से अच्छी वकील लगाने की और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का अवसर था, आपने क्यों नहीं किया? इससे पता चलता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। और मैं ये कह रहा हूं कि आप एक से एक वकील लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाए भाई? आपको किसी ने मना थोड़ी किया था। और बात दरअसल ये है कि कितना बड़ा भी वकील लगा लीजिए, आप किसी भी चीज को, प्रावधान को लागू करने के पहले अगर प्रारंभिक तैयारी आपकी अच्छे से नहीं होगी तो न्यायालय उसको स्वीकार थोड़ी करेगा। कोई बड़े से बड़ा वकील जो है आंकड़े इधर उधर थोड़ी कर सकता है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी तैयारी, जैसे हमने 27% आरक्षण लागू किया है पिछड़ा वर्ग का, उसकी हमने तैयारी की है, उसके लिए हम तमाम संख्याओं का संकलन कर रहे हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो उच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता जो होता है सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और वही सरकार के सभी मामलों को अपने निर्देशन में उस पर अपनी बात रखता है। मगर बात दरअसल ये है कि जब किसी चीज को, किसी प्रावधान को लागू करने के पहले ही जब आपकी प्रारंभिक तैयारी सही ना हो, और अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ठीक से वकील नहीं लगाया, तो ठीक से वकील का तात्पर्य क्या होता है? इसको ठीक वकील कहेंगे, जो ज्यादा पैसा लेता है वो वकील ठीक होता है।
या जो अच्छे से बात को रख सके वह वकील ठीक होता है। चलिए अच्छे आपकी वकील बात खराब वकील का क्या परिभाषा है? गांधी साहब से 2 सवालों के साथ लौटूंगा। एक सबसे प्रमुख सवाल ये कि आज भी सरकार की तरफ से कहा गया कि वो हेडकाउंट करा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी तैयारी से पुनः आंकड़े पेश करेंगे, तो कब तक उम्मीद ये तमाम वर्ग करें, ये मूल प्रश्न है। और दूसरा ये जो बीजेपी से पूछा गया है कि किस तरह के वकीलों को आप ठीक वकील कहेंगे और प्रारंभिक तौर पर आपने तथ्य क्यों नहीं जुटाए? 27% के लिए वर्तमान सरकार ने जो तथ्य जुटाए, जो तैयारी की, वो आपने क्यों नहीं की? देखिए पुनीत भाई, ये मैंने पहले भी कहा कि ये समाज का संवेदनशील मामला है, ओबीसी के लिए भी, एसटी एससी के लिए भी, हम सब के लिए भी। छत्तीसगढ़ की आरक्षण जरूरत है। और उन्होंने शर्मा जी ने एक बात कहा कि कई राज्यों ने इस बात को अच्छे ढंग से कहा, उसकी सामाजिक आवश्यकता ज़्यादा है जो 50% से ऊपर है, और उन लोगों की मांग भी रही 50% से ऊपर के, उन्होंने अपनी बात को भी रखा है। हमारे भी राज्य में 50% से ऊपर है, जिसको डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ी स्पष्टता के साथ, बोल्डनेस के साथ रखा। लेकिन जो याचिका है वो याचिका न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, और जो याचिका में प्रस्तुत हुआ है 2012 से 18 तक के, मेरा ये कहना है कि जब न्यायालय में आ गया है, हमारा ये सेंसिटिव मामला है। और क्योंकि कांग्रेस का भी घोषणा था कि मैं आऊँगा तो मैं 16% आरक्षण करूँगा, ओबीसी के लिए 23% करूँगा, बढ़ाऊँगा, ओबीसी को भी बढ़ाऊंगा, ये उनकी वादा था। लेकिन क्या इन लोगों ने, क्या इस समय जब इतना सेंसिटिव मामला था तो न्यायालय में जहाँ पे डिसीजन हो रहा है, जहाँ पे निर्णय हो रहा है, हमें उनको गंभीरता से ऐसे वकीलों को रखना चाहिए जो इसको बात का डिफेंड करे। अब क्या है, इसको आरक्षण को देना ही है, तो मेरा ये कहे कि कांग्रेस की सरकार नौटंकी वनटंकी न करे, सीधे सीधे अपने पक्ष को राजनीतिक करना को छोड़ करके सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की, और जितनी जल्दी हो सके जाने की बातचीत करनी चाहिए। मेरा अपने इसमें है। और इसमें जब बहुत ज्यादा कांग्रेस राजनीति ना करे, कांग्रेस नहीं, पर वो ये कहते हैं कि आपने जल्दबाजी में, आपको पता था कि ऐसा करने पर याचिकाएं लगती हैं, अड़चनें आती हैं, फिर भी राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव देखते हुए आपने केवल घोषणा की, और इसी मंशा पर वो कह रहे हैं कि आपकी मंशा पर ही वहां से सवाल उठता है। हमने अभी, अब इसमें पुनीत भाई, हमने क्या, अब 16% राजनीति 2001 में था, हमने सुप्रीम कोर्ट को माना, अनुसूचित जाति का 12% हो गया, तो ये हमने घटाया, हमारे द्वारा बढ़ा था कि घटा था कि हमने इस पर राजनीति किया था? शर्मा जी उत्तर दें। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण में बढ़ा था। देखिए बात ये है किया था, बल्कि समाज का आक्रोश की जो आक्रोश झेला, हमको कौन सी राजनीतिक फायदा मिला? पुनीत जी, हमने अनुसूचित जाति का आक्रोश झेला है, हमें क्या लाभ मिला बताइए? बीजेपी को क्या लाभ मिला इससे? ये किस प्रकार के राजनीति का सर, क्योंकि बोलना ही है, आरोप लगा रहे हैं। इसमें ये बताना था कि छत्तीसगढ़ में इतने अनुसूचित जाति के इतने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के इतने लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे इतने सारे लोग जीवन यापन करते हैं, इनको पढ़ने की, लिखने की ये सारी बताना चाहिए था, की आवश्यकता। ये सारी बातों को बताने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने के लिए 58% आरक्षण की घोषणा कर दिए, जबकि आपको तो पता था सुप्रीम कोर्ट तो भारत का संविधान तो 50% को अनुमति देता नहीं है, तो पूरी तैयारी होनी चाहिए थी ना। जो आंकड़े हैं, देखिए पुनीत भाई, हम लोगों ने राजनीति नहीं किया क्योंकि कांग्रेस की सरकार जानती है, जानबूझ करके पक्ष में निर्णय न हो, इसलिए गंभीर नहीं रही। उनको क्या लाभ मिलेगा मौजूदा सरकार में? मौजूदा सरकार में अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो उसमें उनको क्या लाभ मिलेगा? हमको तो नुकसान, देखिए हमको, हमें ज्यादा देना चाहते हैं। हाँ, नहीं ना, हमें, हमारे तो क्या, हमने वास्तव किया, हमने क्या लाभ मिला? हमें तो नुकसान हुआ राजनीतिक तौर पर, समाज का आक्रोश भी झेलना पड़ा, और उसी समाज को, अनुसूचित जाति को बरगला करके, पर अगर ये पूरा नहीं होता है तो मौजूदा सरकार को लाभ कैसे होगा? जबकि हमने मौजूदा पार्टी को, सत्ता पक्ष को लाभ कैसे होगा? तो है ना, हमसे क्या लाभ मिला? अब क्या, हाँ, अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये इस बहुत, चलिए एक फाइनल प्रश्न पूछ लेता हूं शर्मा जी, और फाइनल जिम्मेदारी, चूंकि अभी आप सत्ता पक्ष में, ये लाभ मिले, ये हक मिले, पूरी तैयारी हो, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हेड काउंट करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो वास्तविक परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का जो अनुपात है, उस जनसंख्या के अनुपात में जातीय अनुपात को, इसके अलावा उसके आर्थिक परिस्थितियों को, भौगोलिक परिस्थितियों, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको मदद की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों को मदद करने के लिए सरकार ने
पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ा के 27% ठीक है। किया है। हमारी मौजूदा सरकार वक्त इस में दिशा सरकार का ये दावा है कि वो हेडकाउंट करा रही है, आंकड़े जुटा रही है, आर्थिक परिस्थितियों और सर्वेक्षण के आधार के ऊपर डेटा बना रही है। अब फिर अगले वर्ष चुनाव है, अब फिर तमाम वर्गों के पास में दलों को जाना है, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष हो। उसके पहले ये वायदा कैसे और किस हद तक पूरा होता है, ये जनता और ये वर्ग दोनों पक्षों से जरूर प्रत्यक्ष तौर पर भी पूछेंगे। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।